नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी अपने रैलियों में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा लगा रहे हैं और राहुल गांधी ने पीएम को उनके ही बयान पर बुरी तरह से घेर लिया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर करारा तंज कसते हुए एक पोस्टर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। कैप्शन में लिखा है, मन की बात अब जुबान पर। पोस्टर में लिखा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पोस्टर में जो तस्वीर है उसमें 5 लोग दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी बीच में है और उनके दोनों तरफ 2-2 लोग हैं। एक तरफ एनएसए अजीत डोभाल और उद्योगपति गौतम अडानी है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सेबी चीफ माधवीपुरी बुच है। राहुल ने पीएम मोदी को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी के सीएम योगी पर करारा वार किया। गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते, तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा की। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। खड़गे ने बीजेपी से कहा है कि अगर कोई सन्यासी है या गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाए। एक तरफ आप गेरुआ कपड़े पहनते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे। वे लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं और उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे बीजेपी के गले की फांस बन गया है। सहयोगी और विरोधी दोनों ही इस मामले में बीजेपी को घेर रहे हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, यूपी, हर राज्य में इसे लेकर बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार मुसलमानों के पक्ष में एनडीए सरकार के काम गिना रहे हैं, तो महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजीत पवार बटोगे तो कटोगे को बेकार बयान बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये बयान यूपी और झारखंड में काम कर सकता है, महाराष्ट्र में नहीं। वो लगातार योगी आदित्यनाथ के बयान का विरोध कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में बीजेपी सांसद तो अब सीधे धमकी पर उतर आए हैं। बीजेपी सांसद धनंजय महाडिक महाराष्ट्र सरकार की माझी लाड़की बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं को धमकी दी है। कोल्हापुर में एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रैलियों में अगर आप ऐसी महिलाओं को देखें जिन्होंने माझी लाड़की बहन योजना के तहत 1500 रुपए का आर्थिक लाभ उठाया है, तो उनकी तस्वीरें ले, हम उन्हें देखेंगे। हमारी सरकार से सहायता लेकर उनके गीत गाना नहीं चलेगा। इस मामले में महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी को घेर लिया है, जिसके बाद कोल्हापुर के कलेक्टर ने बीजेपी सांसद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। महाडिक पर तंज कसते हुए शिवसेना यूवीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि महायुति 1500 रुपए में वोट खरीदने का प्रयास कर रही है, जबकि एमबीए की तरफ से सरकार बनने पर मां लक्ष्मी योजना लाई जाने का ऐलान किया गया है, जिसमें महिलाओं को प्रति माह 3000 रुपए दिए जाएंगे। ये योजना सभी महिलाओं के लिए होगी, चाहे वो हमें वोट दें या नहीं। महाविकास अघाड़ी और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने अपने घोषणा पत्र लॉन्च कर दिए। दोनों ने ही अपने घोषणा पत्रों में राज्य की जनता से कई वादे किए। एमवीए के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वहीं बीजेपी के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्रों की लॉन्चिंग की। दोनों ही घोषणा पत्रों में, एमवीए के घोषणा पत्र में हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए की मदद, बीजेपी के घोषणा पत्र में ऐसा कोई ऐलान नहीं। एमवीए के घोषणा पत्र में महिलाओं को 3000 रुपए महीना, तो वहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो में महिलाओं को 2100 रुपए महीना। एमबीए के घोषणा पत्र में किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ, तो वहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो में कर्ज माफी का जिक्र, लेकिन रकम का उल्लेख नहीं। एमबीए के घोषणा पत्र में बेरोजगारों को हर महीने 4000 रुपए की मदद, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में बेरोजगारों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं। एमबीए के घोषणा पत्र में जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण की सीमा हटाने की बात है, तो वहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो में जातिगत जनगणना का कोई उल्लेख नहीं। इसके साथ ही दोनों दलों ने और भी कई वादे किए। बताते चलें कि महाविकास अघाड़ी की इस मैनिफेस्टो लॉन्चिंग में खड़गे के साथ साथ केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सुले और संजय राउत भी मौजूद रहे। एमवीए ने इस घोषणा पत्र को महाराष्ट्र नामा नाम दिया है। अब दोनों ही दलों ने महाराष्ट्र की जनता से अपने वादे तो कर दिए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता किस गठबंधन के मैनिफेस्टो पर अपनी मुहर। सीएम हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 13 नवंबर को भवनाथपुर की जनता इतना जोर जोर से ईवीएम पर तीर धनुष का बटन दबाएगी कि बीजेपी वालों के कान के पर्दे फट जाएंगे।
उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि संस्थाओं की मदद से बीजेपी दहशत फैलाकर चुनाव प्रक्रिया को हड़पने की साजिश रच रही है। आप सभी सजग रहिए, सचेत रहिए और एक रहिए। बीजेपी को उसकी गंदी राजनीति के साथ यहां से उखाड़ फेंकना है। झारखंड के आसमान में मंडरा रहे कौवों और गिद्धों को हमारे झारखंड का तीर धनुष जवाब देगा। वहीं कल्पना सोरेन ने सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कल्पना सोरेन ने आरोप लगाया कि बीजेपी पैसे बांट रही है, लेकिन वो जनता के दिलों को खरीद नहीं सकती। महागठबंधन की सरकार को बीजेपी ने हमेशा परेशान करने की कोशिश की। हेमंत सोरेन को जेल में डालकर राज्य को अस्थिर करने की कोशिश की गई। अब जनता सबका हिसाब लेगी। कल्पना सोरेन के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। वहीं पीएम मोदी ने भी झारखंड में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने झारखंड की जनता को एकजुट रहने का संदेश देते हुए एक है तो सेफ है का नारा बुलंद किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी के पक्ष में आंधी चल रही है। हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड संवारेंगे। ऐसे लोग कभी झारखंड का विकास नहीं करेंगे जो झारखंड राज्य के निर्माण के विरोध। राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपने बेबाक बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और अब नितिन गडकरी ने ऐसा ही एक बड़ा बयान दे दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। गडकरी ने बीजेपी में दागी नेताओं की घुसपैठ पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जैसे जैसे फसल बढ़ती है उसके साथ बीमारियां भी बढ़ती हैं। बीजेपी के पास बहुत सारी फसलें हैं जो अच्छी पैदावार देती हैं और कुछ बीमारियां भी लाती हैं, इसलिए हमें ऐसी बीमार फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है। यानी कि गडकरी ने दागी और भ्रष्ट नेताओं की तुलना रोगग्रस्त फसलों से की है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर गडकरी किन दागी नेताओं के इलाज की बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी में अलग अलग कारणों से नए लोग आ रहे हैं। उन्होंने भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर भी जोर देते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। कोई व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। अब गडकरी के बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गडकरी जैसे सीनियर नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेर रहे हैं। बाहर से आए हुए नेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बयान उनके लिए है। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू यादव झारखंड के कोडरमा पहुंचे। यहाँ लालू ने झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार सुभाष यादव के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान लालू यादव एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में दिखाई दिए। लालू ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन को जिताना है और बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। इस दौरान लालू पीएम मोदी पर भी हमलावर हुए। इंडिया गठबंधन को सब लोग याद करते हैं और सब लोग इंडिया गठबंधन में एकत्रित हैं। नरेंद्र मोदी नाम का कोई चीज नहीं है। ये नरेंद्र मोदी क्या है? ये नरेंद्र मोदी फालतू है। इसके साथ ही लालू ने बताया कि सुबह कोडरमा आने के लिए हेलीकॉप्टर देखकर वो डर गए, इसलिए बाय रोड ही कोडरमा चले आए। इसके साथ ही लालू ने सुभाष यादव के पक्ष में वोट डालने की अपील की। बता दें कि लालू यादव पहले भी अपने अंदाज में पीएम मोदी को लेकर इस तरह के बयान देते रहे हैं कि आज फिर उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। 10 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई के पद से रिटायर हो गए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उनके आखिरी फैसले की कॉपी अपलोड हुई, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ ने बतौर सीजेआई बुलडोजर न्याय को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, बुलडोजर के जरिए से न्याय किसी भी सभ्य व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इस बात का गंभीर खतरा है कि अगर राज्य के किसी भी अधिकारी द्वारा मनमानी और गैर कानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है तो जनता की संपत्तियों को प्रतिशोध के चलते ध्वस्त कर दिया जाएगा। नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्तियों और घरों को नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता। एक इंसान के पास जो अंतिम सुरक्षा होती है वो उसका घर है। कानून निसंदेह सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को उचित नहीं ठहराता है। बता दें कि सीजीआई ने यह बयान 2019 में यूपी के एक पत्रकार के घर को गिराए जाने के मामले को लेकर सुनाया। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को पीड़ित को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा घर गिराने के पीछे जिम्मेदार अफसरों पर भी एक्शन लिए जाने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि घर गिराने से पहले सिर्फ मुनादी की गई और किसी भी नोटिस या कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जाते जाते सीजीआई के इस बयान को यूपी की योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।